नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसा कि देखिए 2 सितंबर को हमारा CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एमकॉम का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ओके, तो उसी से संबंधित देखिए हमारे चैनल पर रेगुलरली क्लासेस हो रही है। तो कल की क्लासेस में देखिए डेवलपमेंट एंड बैंकिंग की क्लासेस हम लोग लिए थे, जिसका पार्ट 1 कल हुआ था। आज देखिए इस पूरे टॉपिक को हम लोग अपना कंक्लूड कर लेते हैं। ओके, इसकी अगर आपको पूरे जो कॉमर्स में देखिए एमकॉम में टोटल कॉमर्स में देखिए पार्ट ए और जैसे आपका पेपर देखिए 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में देखिए 3 सेगमेंट होते हैं, एक इंग्लिश का, एक जीए का और एक मैथमेटिकल रीजनिंग का। ओके, तो इनकी सारी की सारी पीडीएफ विथ यूनिट। और पार्ट बी में देखिए कॉमर्स के सेक्शंस हो गए, जिसमें 24 सब्जेक्ट्स हैं आपके। ओके, 24 सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सारे 24 सब्जेक्ट्स की आपको क्या बोलते हैं पीडीएफ एमसीक्यू के फॉर्म में अगर चाहिए तो आप लोग 9682204406 पर व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पार्ट ए, पार्ट बी और 3 प्रैक्टिस सेट्स वो सारे के सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, पीडीएफ के फॉर्म के रूप में टोटल आपको लगभग 5000 प्लस MCQs मिल जाएंगे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैसेज करिएगा। ओके, मैं फ्री होते ही आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगा। तो इसलिए पीडीएफ के लिए डायरेक्ट आप लोग इस नंबर पे कॉल करें। आपको वहाँ पे लगभग 5000 प्लस MCQs की पूरी ईच यूनिट की जो 24 सब्जेक्ट्स हैं आपके कॉमर्स के, वो सारे सब्जेक्ट वाइज आपको MCQs मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लासेस को अब हम लोग डेवलपमेंट बैंकिंग की शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पार्ट 2 हमारा डेवलपमेंट बैंकिंग का आज का पहला क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाउ मैनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969। यानी कि देखिए इसी समय 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपसे पूछ रहा है भारत में। तो देखिए 1969 में दैट टाइम हमारे भारत में 4th 5 ईयर्स प्लान चल रहा था। याद रखिएगा, 4th 5 ईयर्स प्लान चल रहा था और 1969 में क्या बोलते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके, उस समय जो हमारे RBI के गवर्नर थे वो LK झा थे, मतलब लक्ष्मीकांत झा थे। ये RBI के 1969 में गवर्नर थे। ओके, 4th 5 ईयर्स प्लान उस समय चल रहा था और RBI के गवर्नर LK झा थे और हमारे भारत में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ओके, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन अप्रैल 1980 डैश बैंक्स वर नेशनलाइज इन इंडिया। यानी कि अप्रैल 1980 में, यानी कि अप्रैल 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में किया गया था। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको कि क्या बोलते हैं 1969 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उन बैंकों की देखिए जो पूंजी थी वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछता है कि 1969 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनकी कैपिटल यानी कि पूंजी कितनी थी, तो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब फिर से वही पढ़ ले रहा हूँ फिर से कि इन अप्रैल 1980 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया। यानी कि अप्रैल 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में हुआ था। तो देखिए आपका जो 1980 में जो बैंकों का 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, उस समय देखिए जो हमारे RBI के गवर्नर थे वो IG पटेल जी थे। ओके, याद रखिएगा उस समय के ये आपके RBI के गवर्नर थे और उस समय जिन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था उस समय उन बैंकों की जो कैपिटल थी, पूंजी थी, वो याद रखिएगा 200 करोड़ या उससे ज़्यादा की थी। ठीक, 200 करोड़ या उससे ज़्यादा की पूंजी का नेशनलाइजेशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन विच ईयर सब्सिडरीज ऑफ SBI नेशनलाइज्ड। यानी कि किस वर्ष में जो SBI की सहायक संस्थाएं थीं, ठीक, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। 1955, 1959, 1949 या 1969। तो याद रखिएगा जो जितनी भी SBI की सब्सिडरीज थी उनका राष्ट्रीयकरण 1959 में किया गया था। 4th देखिए आपसे क्या कह रहा है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। तो देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में नेशनलाइज्ड होकर SBI बना था। ठीक, तो ये किस ईयर हुआ था आपसे ये पूछ रहा है, 1945, 1955, 1949 या 1965। तो याद रखिएगा SBI का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1955 में हुआ था। 1 जुलाई
1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसको SBI के रूप में फॉर्म्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। What was the State Bank of India called before it was created through SBI Act? यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को SBI एक्ट लागू होने के पूर्व यानी कि पहले क्या कहा जाता था? ओके, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये देखिए भारत का सबसे पहला बैंक था जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान याद रखिएगा भारत का सबसे पहला बैंक था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसकी देखिए जो स्थापना हुई थी वो आपकी क्या बोलते हैं 1 जुलाई 1843 को हुई थी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना। फिर उसके बाद से देखिए आपका क्या बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर बना था। याद रखिएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर बना था। सबसे पहला बैंक देखिए था आपका क्या बोलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, ये सबसे पहला था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। दूसरा देखिए जो आपका था वो था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा देखिए जो था वो था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। उस समय चेन्नई तो था नहीं, मद्रास था। तो ये देखिए 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर क्या बोलते हैं माफ़ करिएगा 27 जनवरी 1921 को, याद रखिएगा 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। यानी कि वेट सेकेंड, ठीक। और देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ कोलकाता, तो इंपीरियल बैंक ऑफ कोलकाता कोई बैंक था ही नहीं, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता था। ओके, बंगाल था आई मीन। तो यानी कि देखिए अब SBI जो है ना वो SBI एक्ट लागू होने के पूर्व, अभी ऊपर वाले सवाल में मैंने आपको बताया, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। लीड बैंक सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन। ओके, तो देखिए लीड बैंक सिस्टम आपका क्या होता है पहले जान जाइए। देखिए RBI द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य था फिनेंशियल इंक्लूजन का, याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य था फिनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन का। इसके तहत वित्तीय समावेशन से क्या होता है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज के साथ जोड़ना। याद रखिएगा फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों की सुविधाओं के साथ जोड़ना। जैसे देखिए जनधन योजना, जनधन योजना में क्या हुआ था, जीरो बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस से आप खाता खोलिए, देखिए इससे कितने लाख खाते खुले थे। तो इससे क्या हुआ था, वित्तीय समावेशन इसी को कहा जाता है। इससे पब्लिक जो है बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ना शुरू हो गई थी, ठीक। तो ये देखिए लीड बैंक भी एक आपका फिनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम था जो RBI द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1969। याद रखिएगा लीड बैंक सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन 1969। ओके, तो इसका देखिए जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन डी, ठीक। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। व्हेन वर द बैंक्स नेशनलाइज्ड इन आवर कंट्री, यानी कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 2 बार हुआ था, एक 1969 में और एक 1980 में। अभी ऊपर भी हम लोग देखें तो यही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑन 19 जुलाई 1980 एंड 15 अप्रैल 1980 कह रहा हूँ, सॉरी, ऑन 19 जुलाई 1969 एंड 15 अप्रैल 1980। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन बैंकिंग सेक्टर आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो बैंकिंग सेक्टर में क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो बैंकिंग सर्विसेज में यानी कि बैंकिंग सेक्टर्स में क्या प्रभाव पड़ा। एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स इन बैंकिंग सेक्टर, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नहीं, ये इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इंट्रोड्यूशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या बोलते हैं 1949 में ही हो गया था, और राष्ट्रीयकरण पहला तो 1969 में हुआ था। ओके, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि RBI का इस्टेब्लिशमेंट देखिए 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन तो चले गए, तो बचा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो देखिए जब नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का तो जो सबसे बड़ा चेंजेस आया था वो आया था ए, बोले तो एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस। इससे क्या हुआ था, जो बैंक्स हो गए थे इनके ब्रांचेस ज़्यादा बढ़ने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है।
लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इज, यानी कि क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे इंडिया में है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग परसेंटेज किसका है। जो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग परसेंटेज किसका है। आरबीआई का, नाबार्ड का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या एलआईसी का, बताइए जल्दी जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है हमारे देश में उसमें जो शेयर्स होल्डर हैं वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर्स किसका है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, भारत सरकार का, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द बैंक विच नॉट नेशनलाइज्ड इन 1969, यानी कि 1969 में कौन सा बैंक नेशनलाइज्ड नहीं हुआ था। तो 1969 में देखिए कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखिएगा 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आइए शॉर्ट में समझा देता हूँ कौन कौन से वो बैंक थे, तब आप लोग इसका आंसर इजली कर लेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था आपका इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, माफ़ करिए एक्चुअली थोड़ा स्लाइडर ख़राब हो गया है इसीलिए इतना रफली चल रहा है ये, इसलिए बोल बोल के लिखवा रहा हूँ। इलाहाबाद बैंक। दूसरा देखिए आपका जो था वो था कैनरा बैंक, कैनरा बैंक। तीसरा देखिए जो था आपका वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद से आपका था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और ये है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दोनों को सेम मत समझ लीजिएगा। तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। पांचवा आपका देखिए यूको बैंक, यूको बैंक। छठवां आपका था सिंडिकेट बैंक, आप लोग भी नोट करते रहिए, बहुत काम देगा ये भविष्य में आप लोगों के लिए, सिंडिकेट बैंक। और फिर 6 हो गए। और आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। फिर आपका था बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर आपका था पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। फिर आपका था बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपका था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 11 हो गया। फिर था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर आपका था इंडियन बैंक, ओके इंडियन बैंक। और लास्ट आपका था देना बैंक, ओके देना बैंक। इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आपका जो था वो था आपका इलाहाबाद बैंक, फिर कैनरा बैंक, फिर यूनाइटेड बैंक क्या बोलते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद से यूको बैंक, फिर सिंडिकेट बैंक, फिर उसके बाद से इंडियन ओवरसीज़ बैंक, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर पंजाब नेशनल बैंक, फिर बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपका क्या बोलते हैं इंडियन बैंक, और फिर उसके बाद से देना बैंक। इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा था कि 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। तो पीएनबी का देखिए किया गया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का नहीं किया गया था। ओके, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का भी हुआ था और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, यानी कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो ये देखिए ये सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि देखिए जब 2020 में भारत सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा मर्जर किया गया था, मतलब बैंकों का विलय किया गया था, तो उसके बाद देखिए जो नेशनलाइजेशन मतलब नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या बनी थी वो 12 बनी थी, याद रखिएगा। तो भारत में इस समय करंटली आपके 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे कह रहा है, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। ठीक, तो देखिए आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। ओके, आरबीआई का देखिए जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ओके,
और जो आरबीआई का नेशनलाइजेशन था वो आपका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। याद रखिएगा, आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो इसका देखिए आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लीड बैंक सिस्टम वॉज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, यानी कि देखिए लीड बैंक सिस्टम जो 1969 में शुरू हुआ था फिनेंशियल इंक्लूजन के पर्पज से, वो किसकी रिकमेंडेशंस पे शुरू हुआ था? राजा चलाइया कमेटी, केलकर कमेटी, नरीमन कमेटी या मल्होत्रा कमेटी? तो बताइए लीड बैंकिंग सिस्टम किसकी रिकमेंडेशंस पर शुरू किया गया था? तो ये देखिए नरीमन कमेटी के सिफारिश पे शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या कह रहा है। व्हेन वॉज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज, यानी कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का कब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? तो ये 1973 में किया गया था। 15 देखिए, फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वॉज, अभी थोड़ी देर पहले बताया था भारत में देखिए जो सबसे पहले बैंक की स्थापना हुई थी वो आपकी कौन सी बैंक थी? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबव? तो देखिए भारत का जो सबसे पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 16 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ दीज बैंक वॉज नेशनलाइज इन 1969? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको 14 बैंक की लिस्ट बता दी थी कौन कौन सा बैंक नेशनलाइज हुआ था। ओके, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये हुआ था, विजया बैंक नहीं हुआ था, आंध्रा बैंक नहीं हुआ था, पंजाब एंड सिंध बैंक नहीं, पीएनबी हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक। तो कौन सा हुआ था? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बस। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है। विच नेशनलाइज बैंक वॉज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक इन 1993? ये देखिए भारत का सबसे पहला मर्ज था, मतलब कि किसी बैंक को दूसरे बैंक में ले जाकर विलय कर देना, ये भारत में सबसे पहली बार यही 1993 में हुआ था। ओके, तो सबसे पहला विलय देखिए पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक को ले जाकर मर्ज कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था? ओके, पंजाब एंड सिंध बैंक को, लुधियाना एरिया बैंक को, माझा यूनाइटेड बैंक को या न्यू बैंक ऑफ इंडिया को? तो याद रखिएगा जो सबसे पहला भारत का मर्जर हुआ था 1993 में, तो पीएनबी में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन बैंकिंग नेशनलाइजेशंस वॉज डन इन 1969? यानी कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत में आपका क्या बोलते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में? तो इसका भी आंसर देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को मैं बताया हूँ, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, इन्हीं तीनों में से एक है। बताइए कौन से थे? 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो याद रखिएगा आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? तो 1955, अभी ऊपर ही सब कुछ समझाया था इसके बारे में। विच ऑफ दीज बैंक्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विद एसबीआई इन 1959? यानी कि देखिए जितनी भी सब्सिडरीज बैंक्स थी वो उसको एसबीआई में ले जाकर मर्ज कर दिया गया था 1959 में। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सब्सिडरी उसका नहीं था, मतलब कि इसको मर्ज नहीं किया गया था, कौन सा एसबीआई के साथ एसोसिएटेड नहीं था। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ये था, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ये भी था, मैसूर भी था, पटना नहीं था। याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ पटना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपसे क्या कह रहा है आप। वाई वर बैंक्स नेशनलाइज इन इंडिया? भारत में क्यों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? टू बोरो मनी फ्रॉम यूएस, टू फॉलो द IMF गाइडलाइंस, टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोर कंट्रोल ऑन क्रेडिट डिलीवरी? तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है। अमेरिका से लोन लेने के लिए तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया नहीं जाएगा, IMF की गाइडलाइंस से कोई लेना देना ही नहीं था, तो इसीलिए टू प्रोवाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोर कंट्रोल ऑन क्रेडिट डिलीवरी, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ दीज बैंक्स वॉज नेशनलाइज्ड इन 1969? किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूको बैंक या ऑल ऑफ द एबव? तो अभी हम लोग देखें हैं इसका आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो अब बार बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार आपको आंसर बता रहा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 70। 24 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इंपीरियल बैंक ऑफ
इंडिया वॉज नेशनलाइज एंड नेम इट एज, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो उसका नाम क्या बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक या कैनरा बैंक? जल्दी बताइए। जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया तो किस बैंक, कौन सा बैंक बना वो? तो वो देखिए SBI बना 1955 में। 25 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इन विच ईयर द सेकेंड राउंड ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन वॉज डन? तो फर्स्ट राउंड देखिए 1969 में, माफ़ करिएगा, फर्स्ट राउंड देखिए 1969 में हुआ, तो सेकेंड राउंड आपका भी थोड़ी देर पहले ऊपर देखिए 1980 में हुआ था। ओके, एक सेकेंड, स्लाइडर ख़राब होने की वजह से थोड़ा, 1969 में देखिए पहला हुआ था और 1980 में दूसरा हुआ था, तो यहाँ सेकेंड की बात कर रहा है तो इसीलिए 1980। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, कौन सा सबसे बड़ा आपका कमर्शियल वाणिज्यिक बैंक है, आपको बताना है। विच वन इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक? PNB, SBI, UTI या विजया बैंक? तो जल्दी बताइए कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, तो ये याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 27 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इन विच ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, याद रखिएगा एक्ट की बात कर रहा है, किस साल पास किया गया था? तो ये किस साल देखिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था? 1955 में। ओके, तो उसी साल इसको एक्ट को पास किया गया था, यानी कि 1955। 28 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर नेशनलाइजेशन केम टू नोन एज, रिपीटेड क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 29 देखिए। विच ऑफ द फर्स्ट सब्सिडरी, पहली सब्सिडरी कौन थी आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की? ओके, डू होल कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल इट्स ब्रांचेस, जिसने क्या बोलते हैं अपने सारे ब्रांचेस में जो बैंकिंग सेवा थी उसको कंप्यूटराइज कर दिया था। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे पहली सहायक बैंक कौन सी थी जिसने सबसे पहले अपने सारे ब्रांचेस में कंप्यूटराइजेशन सेवा प्रारंभ की थी? ओके, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रवणकोर। ओके, तो ये इसका आंसर देखिए, जिसने सबसे पहले कंप्यूटराइज सेवा आरंभ की थी वो आपकी थी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये SBI की सबसे पहली सहायक बैंक थी जिसने कंप्यूटर सेवा प्रारंभ की थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ SBI प्रीसीड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यानी कि देखिए जो SBI का स्थापना हुआ था वो कैसे हुआ था, मतलब किन को मिलाकर बना था? तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे। तो अभी थोड़ी देर पहले बताऊं कि 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना था और फिर बाद में वही इंपीरियल बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। तो 3 प्रेसिडेंशियल बैंक कौन कौन से थे? बैंक ऑफ कैलकाटा मतलब बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ चेन्नई यानी कि मद्रास, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जॉइंट सेक्टर बैंक है या नॉन नेशनलाइज्ड बैंक है? तो याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank came into existence in 1921 when 3 banks namely बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1806 में हुई, कॉपी में सब नोट करिएगा। बैंक ऑफ बंगाल कब बना था? तो 1806 में बना था। बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना था? 1840 में बना था। और बैंक ऑफ मद्रास कब बना था? 1843 में बना था। ठीक, वर रिकॉग्नाइज्ड एंड अमेलगमेटेड टू फॉर्म अ सिंगल बैंकिंग एंटिटी, यानी कि 1921 में ये तीनों बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों अमेलगमेट होकर यानी कि एकीकृत होकर एक नया बैंक बनाए थे। वह बैंक कौन सा बैंक था? पंजाब नेशनल बैंक, इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक? तो बताइए तीनों बैंक मिलकर 1921 में कौन सा बैंक बनाए थे? तो ये देखिए बनाए थे, अभी बार बार बता रहा हूँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 34 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया टर्म्स ऑफ एसेट्स, डिपॉजिट, प्रॉफिट, ब्रांचेस, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़, यानी कि एसेट्स के मामले में, डिपॉजिट्स के मामले में, प्रॉफिट्स के मामले में, ब्रांचेस के मामले में, कस्टमर्स के मामले में और एम्प्लॉयज़ के मामले में भारत का सबसे बड़ा
कमर्शियल बैंक कौन सा है, ये बताना है आपको। ओके, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो याद रखिएगा, एसेट्स, डिपॉजिट, प्रॉफिट, ब्रांचेस, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के मामले में भारत का सबसे बड़ा जो कमर्शियल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, और यही अगर प्राइवेट सेक्टर का पूछ लेता कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है, याद रखिएगा प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है, तब वहाँ पे आंसर आपका HDFC बन जाता। ओके, HDFC प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। विथ SBI लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक्स, हाँ तो ये ट्रू है। ये ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा नहीं पूछता है ट्रू फॉल्स वाला आपसे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द SBI। ठीक, यानी कि देखिए भारत सरकार SBI की सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है। फॉर्च्यून 500 एंटिटी विथ ओनरशिप, यानी कि कितने परसेंट ओनरशिप के साथ वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट शेयर होल्डर है SBI की। तो ये याद रखिएगा आपका जो है वो क्या बोलते हैं 61.58% के अप्रॉक्स है। 37 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। In 1955, the Reserve Bank of India acquired the controlling interest of the dash and SBI was created by an act of parliament. Okay, 1955 में RBI ने किस बैंक पे अपना कंट्रोल ले लिया और SBI एक्ट पारित हुआ उसके लिए एक पार्लियामेंट में। तो 1955 जब भी दिखे तो चुपचाप आप लोग समझ जाइएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। द स्टेट बैंक ग्रुप इंक्लूडिंग SBI हाउ मैनी सब्सिडरीज, यानी कि SBI की कितनी सब्सिडरीज है आपको बताना है। ओके, तो SBI के देखिए कुल 7 सब्सिडरीज हैं। कितनी सब्सिडरीज हैं? 7 सब्सिडरीज हैं। ओके, कौन कौन से आइए बता देता हूँ। सबसे पहला देखिए आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी माफ़ करिएगा, इंडिया कहाँ से आ गया, तो उसकी सब्सिडरीज बतानी है। तो सबसे पहले देखिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ओके, दूसरा आपका है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तीसरा है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। चौथा है आपका स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ओके, पांचवा है आपका स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। फिर छठवां है आपका स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। और लास्ट आपका है सातवां स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। TRAV होना चाहिए, हाँ, त्रावणकोर। ये आपके 7 सब्सिडरीज हैं। ओके, सबसे पहले देखिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, फिर हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, फिर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, और फिर आपका क्या बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, फिर स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, फिर स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। तो सवाल देखिए आपसे किया था कि द स्टेट बैंक ग्रुप इंक्लूडिंग SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शामिल करके कितनी टोटल आपकी SBI की सहायक बैंक्स हैं। तो टोटल देखिए 7 तो इसकी SBI की सब्सिडरी हो गई और यहाँ इंक्लूडिंग SBI बोल दिया गया था, यानी कि एक SBI, यानी कि टोटल कितने हो गए तब हमारे 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए अब।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट बैंक ग्रुप सब्सिडरी, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेट बैंक ग्रुप की सब्सिडरी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ये है, अभी हम लोग देखें। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र ये भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ये भी है। स्टेट बैंक ऑफ इलाहाबाद ये नहीं है। ओके, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। विच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई SBI, यानी कि SBI द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एग्रीकल्चर रूरल बैंकिंग, NRI सर्विस, ATM सर्विस, डीमैट सर्विस, कॉर्पोरेटिव बैंकिंग। तो ये सारी सुविधाएं देखिए प्रोवाइड कराई जाती हैं। इंटरनेट बैंकिंग ये भी प्रोवाइड कराया जाता है। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, सेफ डिपॉजिट बैंकिंग और RBI EFT। तो ये सारी की सारी सुविधाएं देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। 41 देखिए आपसे क्या कह रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ मोर ATM, यानी कि सबसे ज़्यादा ATM वाला बैंक कौन सा है। UBI यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, SBI या HDFC। तो याद रखिएगा पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर ATM किसी के हैं तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। 42 देखिए। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ SBI, SBI का हेड क्वार्टर कहाँ है। बम्बई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। तो याद रखिएगा SBI का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। What is the tagline of SBI? SBI का टैगलाइन क्या है आपको बताना है। प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन अस, और एक और क्या दिया है, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशंस। तो देखिए जो RBI की फिलहाल यहाँ टैगलाइन है वो आपकी है प्योर बैंकिंग एंड नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर्टी फोर देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्वायर्ड RBI स्टेक, ओके, इन वन ऑफ द मेजर बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंक। ठीक है भैया, तो एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक या SBI। तो जल्दी बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्वायर्ड RBI स्टेक, यानी कि RBI के पास पहले उसके देखिए शेयर्स थे, लेकिन RBI से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर लिया, उसके शेयर्स को ले लिए। ठीक, तो वो कौन से बैंक थे जिसके स्टेक्स यानी कि शेयर्स RBI द्वारा भारत सरकार ने ले लिए। तो देखिए SBI था, तभी तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। SBI एक्ट वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट इन, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1955। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग इज नो करेक्ट, यानी कि कौन सा रॉन्ग है आपको वो बताना है। तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जयपुर में। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद में। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, मैसूर में। या स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पटियाला में। तो बताइए जल्दी से कौन सा इसमें से पेयर करेक्ट नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर देखिए बनेगा C, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। इसका देखिए हेडक्वार्टर मैसूर में ना होके बैंगलोर में, याद रखिएगा। कहाँ पे है भैया, बेंगलुरु। नेक्स्ट देखिए 47। द फर्स्ट एसोसिएटेड बैंक ऑफ SBI, यानी कि SBI का सबसे पहला क्या बोलते हैं जो सब्सिडरी बैंक बना था वो कौन सा बैंक बना था। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद या स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। तो देखिए SBI का जो सबसे पहला एसोसिएटेड बैंक था वो था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, और यहीं अगर कंप्यूटराइज्ड बोल देता तब पटियाला हो जाता। 48 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज़ नॉट रेगुलेटेड बाई RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस बैंक का निर्देशन नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस बैंक का निर्देशन रेगुलेशंस, उस पर कंट्रोल नहीं किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, IDBI, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर या स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ओके, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए बनेगा आपका स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। ओके, उस पर RBI का रेगुलेशन नहीं काम करता है। 49 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। SBI has launched NETC SBI फास्टैग। ओके, फास्टैग सिस्टम की बात हो रही है। What does N stand for NETC? तो देखिए यहाँ पे मैं NETC का ही फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ आप लोग को, ताकि इजली आप लोग आंसर कर लें और भविष्य में अगर कहीं और पूछे तो आप लोग किसी और का भी आंसर कर सके। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन।
याद रखिएगा इसका ये फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो यहाँ पूछा था एन स्टैंड फॉर व्हाट, तो एन स्टैंड फॉर नेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, किस बैंक के सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं? तो रिपीटेड क्वेश्चन है SBI। इन विच ईयर द RRB रीजनल रूरल बैंक एक्ट वॉज पास्ड। ठीक, तो ये भी देखिए कल के क्वेश्चंस में मैंने कराया था आप लोगों को। ओके, जो बच्चे कल की वीडियोस देखे होंगे उनको पता चल जाएगा, नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से पूरे की पूरी पुरानी वीडियोस भी वॉच कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि RRB का क्या बोलते हैं एक्ट कब पास किया गया था, तो ये देखिए 1976 में किया गया था। 52 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ स्पॉन्सर बैंक इन रीजनल रूरल बैंक। यानी कि देखिए जैसे क्या बोलते हैं RRB डायरेक्ट तो कोई बैंक होता नहीं है, अंडर एक बैंक के काम करता है, जैसे SBI भी हो सकता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है। ठीक, तो जो ग्रामीण संबंधित विकास की चीज़ें होती हैं वहाँ पे ये इसके अंडर में वो काम करता है। तो जो आपके स्पॉन्सर बैंक होते हैं उस स्पॉन्सर बैंक का इसमें शेयर कितना होता है वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो स्पॉन्सर्स बैंक होते हैं, जैसे मान लीजिए SBI के अंडर जो RRB आपका कार्यरत है, तो इसमें देखिए जो SBI का स्टेक होगा वो 35% होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं 53 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, What is the share sponsors of banks in regional rural banks? What is the shares of sponsors bank in the regional rural bank? ये देखिए क्वेश्चन एक्चुअली गलत है, यही सवाल देखिए यहाँ उतार दिया गया है, बट यहाँ पे इसका ऑप्शन कुछ और दिया गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, RRB वॉर फर्स्ट सेटअप ऑन। तो RRB की देखिए जो सबसे पहली स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा RRB की सबसे पहले बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। 55 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द टोटल ऑथराइज कैपिटल ऑफ RRB रीजनल रूरल बैंक की जो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल है वॉज ओनली फिक्स्ड एट 1 करोड़, जिसको सिर्फ 1 करोड़ रुपए फिक्स किया गया था। ठीक, विच हैज़ सिंस हैज़ बीन रेज, जिसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 7 करोड़। तो ये याद रखिएगा 5 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 56, द मेन रिसोर्सेस ऑफ RRB सार, यानी कि RRB के मेन रिसोर्सेस क्या हैं? शेयर कैपिटल, चलिए और देख लेते हैं, डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम स्पॉन्सर्स बैंक्स या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए RRB के जो रिसोर्सेस हैं वो ये सारे के सारे बन जाएंगे। ओके, RRB आर ओन्ड बाई, RRB देखिए किसके द्वारा ओन्ड किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, स्पॉन्सर्स बैंक द्वारा या जॉइंट बाई ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा RRB सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्स बैंक इन तीनों द्वारा जॉइंटली ओन्ड किया जाता है। 58, The number of directors on the boards of RRB has been raised to, यानी कि RRB के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी संख्या को कितना बढ़ाया जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। RRB के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक होते हैं, उनकी संख्या को कितना तक बढ़ाया जा सकता है? 14, 15, 16 या 17। तो याद रखिएगा इसका आंसर है 15। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, RRB are empowered to transact the business of banking as defined under, okay, Banking Regulation Act 1949, Negotiable Instrument Act 1881, Regional Rural Bank Act 1976 या none of the above। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके RRB एक बैंक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, और इसको एम्पावर यानी कि पास शक्ति मिलती है ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग के जो बिजनेस संबंधित कार्य होते हैं उनके ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो ये जो आपको दिया जाता है अधिकार RRB को, किस एक्ट के तहत दिया गया है? तो ये याद रखिएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत दिया गया, क्योंकि बैंकिंग सेवाएँ भी प्रोवाइड कर रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, RRB आर मर्ज्ड बाई, RRB देखिए किसके साथ मर्ज हो गया है अब? RBI, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द स्पॉन्सर्स बैंक या द स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा RRB आर मर्ज्ड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मर्ज करने का अधिकार रखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कुल आज डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग के भी सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। ओके, कल देखिए माफ़ करिएगा, कल देखिए एक नई यूनिट आप लोग को करा दूंगा ताकि वो भी यूनिट आप लोग का तैयार हो सके। ठीक, और PDF के लिए मैं हमेशा कह रहा हूँ अगर आप लोगों को लेने में इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज नंबर है 9682204406। 5000+ MCQs आपको मिल जाएंगे, पार्ट A का भी तीनों यूनिट का पूरा क्वेश्चंस
पार्ट बी का आपका जो 24 सब्जेक्ट्स हैं उन 24 सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट्स के हर एमसीक्यूज़ और 3 प्रैक्टिसेस, तो टोटल लगभग 5,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप लोग को मिलेंगे। 2 सितंबर ही आपका परीक्षा का तिथि है, तो इसीलिए आपके पास समय बचा नहीं है एकदम भी, तो इसीलिए अगर तैयारी को और भी मजबूत बनाना है तो पीडीएफ कांटेक्ट करके ले सकते हैं आप लोग। अदरवाइज़ यूट्यूब पे इसी तरह हमारी क्लासेस रेगुलर चलती रहेगी। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी हम लोग के साथ जुड़ सकें। ओके, चलिए मिलते हैं कल नए यूनिट में। तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।